जो पैसा आप बैंक में रखते हो, सेविंग्स, एफडी, सैलरी, सोचो वही पैसा चुपके से एक आदमी के कंट्रोल में आ जाए और वो आदमी उस पैसे से शेयर मार्केट को अपना प्राइवेट कसिनो बना दे। जी हाँ, 1992 में सिर्फ ये कल्पना नहीं थी, ये सच में हुआ था। और उस आदमी का नाम था हर्षद मेहता, जिसने बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों को इतनी आसानी से इस्तेमाल किया कि बड़े बड़े अधिकारी भी नहीं समझ पाए कि आखिर हो क्या रहा है। एक ऐसा इंसान जिसे मीडिया ने बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट तक कहा, और फिर उसी आदमी ने सबसे बड़ा क्रैश भी कराया। 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट जिले के पनेली मोटी गांव में एक साधारण गुजराती जैन परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया हर्षद। घर में पैसों की कमी थी, जरूरतें ज्यादा थी और हालात ऐसे थे कि परिवार को बार बार शहर बदलना पड़ता था। वो लोग गुजरात से मुंबई और फिर रायपुर तक शिफ्ट होते रहे। हर्षद पढ़ाई में एवरेज माना जाता था, लेकिन क्रिकेट में वो बेहतरीन था। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें कोई बड़ी जॉब नहीं मिली, इसीलिए उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां की। सीमेंट कंपनीज, होजियरी यूनिट और डायमंड पॉलिशिंग जैसा मेहनत वाला काम भी किया। इन जॉब्स ने उन्हें एक बड़ी सीख दी कि मार्केट में मनी वेलोसिटी यानी पैसे घूमने की रफ्तार सबसे तेज होती है। पैसा कहीं से आता है और कहीं जाता है, और उसी रफ्तार में नए मौके बनते और खत्म हो जाते हैं। 1980 में उन्हें न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में नौकरी मिल गई। उनका ऑफिस फोर्ट बॉम्बे में था, यानी ठीक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास। रोज ऑफिस आते जाते वो ब्रोकर्स की भीड़, ट्रेडिंग का शोर और ट्रिकर पर बदलते नंबर्स को देखते रहते थे। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि असली एक्शन तो इसी इमारत के अंदर चलता है। इंश्योरेंस की फिक्स सैलरी उन्हें कम लगने लगी। उन्हें लगा कि अगर पैसा कमाना है तो मार्केट में उतरना ही पड़ेगा। इसी दौरान उनकी दोस्ती कुछ ब्रोकर्स से हुई और हर्षद ने उनसे स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी और क्राउड बिहेवियर को समझना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्होंने फैसला किया कि अब नौकरी छोड़नी है और शेयर मार्केट में उतरना है। 1980 में वो बीएसई के ट्रेडिंग फ्लोर पर ब्रोकर बनकर काम करने लगे। यहाँ वो पूरे दिन बाय सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते, ऑपरेटर्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करते और वॉल्यूम्स के उतार चढ़ाव को समझते। इस दौर ने उन्हें ये सिखाया कि भीड़ की साइकोलॉजी कैसे काम करती है और कैसे थोड़े से पैसों का फ्लो भी किसी स्टॉक को ऊपर या नीचे कर सकता है। 1984 में उन्होंने अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म ग्रोमोर शुरू की। अब वो सिर्फ एग्जीक्यूट करने वाले जॉबर नहीं रहे, अब वो खुद पोजीशंस लेते थे, खुद ट्रेंड बनाते थे और खुद मार्केट में वेव्स पैदा करते थे। 1988 के अंत तक भारत लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ रही थी। नए इन्वेस्टर आ रहे थे और सिस्टम में कई गैप्स मौजूद थे। इसी समय हर्षद ने फैसला किया कि अब सिर्फ मार्केट की चाल नहीं, सिस्टम की कमजोरियों को भी समझना है। इसी दौरान उनकी नजर पड़ी रेडी फॉरवर्ड बिल्स और बैंक रिसिट जैसे लूपहोल्स पर। उस समय बैंक्स एक दूसरे को शॉर्ट टर्म लोन दिया करते थे। ये लोन रेडी फॉरवर्ड डील के नाम पर होता था। लोन के बदले बैंक एक लेटर जारी करता था जिसे कहा जाता था बैंक रिसिट या बीआर। बीआर में लिखा होता था कि बैंक के पास इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिसे उन्होंने गिरवी रखा है और समय पूरा होने पर वो सिक्योरिटीज वापस कर देंगे। अब समस्या ये थी कि कई छोटे बैंक्स बिना एक्चुअल सिक्योरिटीज के भी बीआर इश्यू कर देते थे। ऑडिट्स कमजोर थे, वेरिफिकेशन ढीला था और पेपर वर्क पर पूरा भरोसा किया जाता था। यही वो कमियां थी जिसे हर्षद ने सबसे पहले नोटिस किया। एक ऐसा लेटर जिसे अगर सही तरह से मैनेज किया जाए तो वो करोड़ों की लिक्विडिटी खोल सकता है, बिना किसी को पता चले कि उसके पीछे असली सिक्योरिटी है भी या नहीं। 1990 से 92 के बीच हर्षद ने कुछ छोटे बैंक से संबंध बनाए। बैंक्स उनके लिए बीआर इश्यू करते थे, कई बार फेक या बिना पूरी सिक्योरिटी के। इन बीआर्स को दिखाकर बैंकिंग सिस्टम में हर्षद के नाम पर भारी रकम जारी की जाती थी। नियम ये था कि ये पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होना चाहिए, लेकिन हर्षद इस लिक्विडिटी को सीक्रेट तरीके से स्टॉक मार्केट में डाल देते थे। अब ये बड़ा पैसा एसईसी, अपोलो टायर्स, वीडियोकॉन और कुछ मिड कैप्स जिनमें वो खुद ऑपरेटर थे, यही इन्वेस्ट करते थे। हेवी बाइंग से डिमांड बढ़ती, प्राइस उछलता और स्टॉक चार्ट पर एक एक्सप्लोजिव रैली दिखाई देती। ऐसा करते करते एसईसी शेयर्स 200 रुपए से सीधा 9,000 रुपए तक पहुंच गए। हर्षद यहाँ दो तरह का प्रॉफिट बनाते हैं। पहला, प्राइस मैनिपुलेशन की वजह से,
और दूसरा राइजिंग प्राइस पर अपने खुद के पोजीशंस को मल्टी फोल्ड करके एग्जिट करने से। ये पूरी स्ट्रेटेजी सिर्फ एक कागज बैंक रिसिप्ट यानी BR पर चलती थी। 1991 और 92 तक हर्षद नेशनल सेलिब्रिटी बन चुके थे। उनकी डेली लाइफ किसी फिल्मी स्टार से कम नहीं थी। उनका सी फेसिंग मल्टी लेवल अपार्टमेंट लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया था और रोज करोड़ों का ट्रेडिंग वॉल्यूम उनके टेबल पर घूमता था। सुबह से रात तक ऑपरेटर्स उनकी तरफ से मार्केट में एक्टिव रहते थे। मैगजीन्स उनकी कवर स्टोरीज छापती थी और टीवी इंटरव्यूज में उनका कॉन्फिडेंस लोगों को हिप्नोटाइज कर देता था। मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स के लिए हर्षद मेहता एक हीरो बन गए थे। सब कुछ हर्षद के मुताबिक चल रहा था, लेकिन 1992 में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब एक जर्नलिस्ट सुचेता दलाल एक सवाल उठाती है कि आखिर एक ब्रोकर के पास इतना पैसा कहां से आया। इस सवाल से पूरा सिस्टम हिल जाता है। इसके बाद जांच शुरू होती है और धीरे धीरे खुलासा होता है कि कई BR फर्जी है, सिक्योरिटीज मिसिंग है और बैंकिंग सिस्टम के अंदर हजारों करोड़ बिना प्रॉपर रिकॉर्ड्स के घूम रहे हैं। जब ये खबर बाहर आई तो मार्केट में तहलका मच गया और सेंसेक्स गिरने लगा। स्कैम बाहर आने के बाद हर्षद मेहता के ऊपर 70 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए और 600 से ज्यादा सिविल मुकदमे चले। सेबी ने उन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया और बैंक्स रिकवरी के लिए अदालतों में चले गए। पूरे 90 का दशक उनके लिए कोर्ट इंजरी और जेल के चक्कर में बीत गया। 31 दिसंबर 2001 को मुंबई के आर्थर रोड जेल में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। सिर्फ 47 साल की उम्र में एक ऐसा इंसान इस दुनिया से चला गया जिसकी कहानी एक समय सेंसेक्स के साथ ऊपर जाती थी, लेकिन उसका अंत जेल की एक बैरिक में हुआ। ये कहानी जानने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि क्या आज की डेट में ये स्कैम दोबारा हो सकता है? तो इसका सीधा जवाब है कि इस लेवल पर बिल्कुल नहीं। अब BR सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। मार्केट T+1 या रियल टाइम सेटलमेंट पर चलता है। सेबी की सर्विलांस सिस्टम्स AI बेस्ड है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थर्ड पार्टी डिपोजिटर्स में रखी जाती है। बैंक्स मल्टी लेयर डिजिटल ऑडिट से गुजरते हैं। हाँ, छोटे लेवल पर मैनिपुलेशन आज भी पॉसिबल है, लेकिन 1992 जैसा हजारों करोड़ का ओपन स्कैम अब प्रैक्टिकली असंभव है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी भी बिग बुल को आग बन करके फॉलो नहीं करना चाहिए। क्विक मनी और गारंटी वाला प्रॉफिट हमेशा एक हिडन रिस्क लेकर आता है। मार्केट लालच को कभी माफ नहीं करता। हर्षद मेहता की कहानी सिर्फ एक आदमी की ग्रीड या एम्बिशंस की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की कमियों का आईना है। सवाल ये नहीं कि वो विलन था या विक्टिम, असली सवाल ये है कि क्या इस कहानी से हम कुछ सीखेंगे या अगला बुल रन आते ही हम सब कुछ भूल जाएंगे।